नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त इस नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं और आज मैं आपको उस बदलाव के बारे में बताने वाला हूं जिसने देश के करोड़ों कर्मचारियों की नींद उड़ा दी है। सुबह से शाम तक लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ईपीएफओ में जो नई हलचलें चल रही हैं, उनका सीधे सीधे क्या असर पड़ेगा उनकी पेंशन, उनके पैसे, उनकी जेब और उनकी जिंदगी पर। क्योंकि आप और हम जानते हैं कि इस देश में नौकरी करने वाले हर इंसान की कमाई का एक सबसे भरोसेमंद हिस्सा ईपीएफ होता है, और अगर उसी में कुछ बदल जाए तो उसका असर सिर्फ पैसों पर नहीं बल्कि आने वाले समय की सुरक्षा पर पड़ता है। इसलिए आज की इस लंबी स्क्रिप्ट में हम पूरे विस्तार से सरल भाषा में बिना किसी तकनीकी झंझट के एक एक बात समझेंगे ताकि आपको कहीं और जाने की जरूरत ही न पड़े। आज देश में सबसे ज्यादा चर्चा उस फैसले की हो रही है जिसमें पेंशन फंड, उच्च पेंशन, वेतन सीमा, ब्याज दर, निकासी नियम और खाते में जमा किए जाने वाले पैसे के तरीके में बदलाव की बात की जा रही है। लोग परेशान इसलिए भी हैं क्योंकि एक तरफ ईपीएफओ कहता है कि वह कर्मचारियों के हित में फैसले ले रहा है और दूसरी तरफ कर्मचारी कहते हैं कि असली असर तो हमें भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में सच्चाई क्या है, यह समझना बहुत जरूरी हो जाता है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप इस वीडियो को आखिरी तक सुनते रहेंगे तो आपकी सारी शंकाएं इतनी साफ हो जाएंगी कि आपको कहीं और दूसरी वीडियो देखने की इच्छा ही नहीं होगी। सबसे पहले बात करते हैं उस मुद्दे की जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में है, पेंशन गणना फॉर्मूला में बदलाव। वर्षों से कर्मचारी यह मांग कर रहे थे कि पेंशन उनके असली वेतन के आधार पर तय हो, लेकिन एक समय तक पेंशन 15,000 रुपए की वेतन सीमा पर आधारित थी, चाहे कोई कितना भी वेतन क्यों न कमा रहा हो। इससे समस्या यह हो जाती थी कि जिनकी सैलरी अधिक थी उनकी पेंशन भी वही थी जो कम वेतन वाले कर्मचारियों की थी। इस असमानता पर कोर्ट में कई बार याचिकाएं दायर हुईं और फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उच्च पेंशन का रास्ता खुला। लेकिन इसके साथ ही कई उलझनें भी पैदा हुईं। कर्मचारियों से रिट्रोस्पेक्टिव यानी पिछली तारीख से अतिरिक्त योगदान मांगा गया, जिससे लाखों लोगों को यह चिंता होने लगी कि क्या वे इतनी रकम भर पाएंगे, और अगर नहीं भर पाए तो क्या वे उच्च पेंशन के लाभ से वंचित हो जाएंगे। यहां से कहानी और उलझ जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि उच्च पेंशन लेने पर उन्हें पेंशन तो ज्यादा मिलेगी, लेकिन ईपीएफ में जमा होने वाली रकम कम हो जाएगी क्योंकि उसका एक हिस्सा ईपीएस में चला जाएगा। इससे रिटायरमेंट के समय मिलने वाला पीएफ कॉर्पस छोटा होगा, यानी एक हाथ से फायदा और दूसरे से नुकसान। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या यह नुकसान इतना बड़ा है कि उच्च पेंशन लेना ही गलत फैसला बन जाए। इस पर विशेषज्ञों की राय अलग अलग है, लेकिन एक बात साफ है, यह तय नहीं किया जा सकता बिना आपके वेतन, आपकी नौकरी की उम्र और आपके ईपीएफ बैलेंस को देखकर। इसलिए आज हम यह भी समझेंगे कि कौन लोग उच्च पेंशन चुनें और कौन लोग इसे छोड़ दें। इसके बाद आता है ब्याज दर का मुद्दा। पिछले कुछ सालों से ईपीएफओ ब्याज दर में धीरे धीरे कमी करता रहा है। पहले यह 65% हुआ करता था, फिर 8.5%, फिर 1% और अब कई लोग यह उम्मीद लगा रहे हैं कि यह और भी नीचे जा सकती है। कर्मचारियों की सबसे बड़ी शिकायत यह है कि बैंक की एफडी भी कई बार 7-8% तक पहुंच जाती है, तो ईपीएफ का फायदा आखिर क्या रहा। इसका जवाब छिपा है ईपीएफ की सुरक्षा में। ईपीएफ का पैसा बिल्कुल सुरक्षित माना जाता है, कोई जोखिम नहीं रहता और रिटायरमेंट के समय यह एक बड़ी रकम बनकर मिल जाता है। लेकिन कम ब्याज दर का असर तो पड़ता ही है। यही कारण है कि लोग पूछ रहे हैं कि क्या ईपीएफओ कोई बड़ा सुधार करने वाला है, क्या ब्याज फिर बढ़ेगा या क्या निवेश के नए विकल्प खुलेंगे। इस पर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं वह यह बताते हैं कि ईपीएफओ अपनी निवेश रणनीति को और विविध बनाना चाहता है ताकि रिटर्न में सुधार हो सके। अब बात करते हैं वेतन सीमा की। पहले 6,500 रुपए थी, फिर 15,000 रुपए हुई। अब यह चर्चा जोर पकड़ रही है कि सरकार इसे बढ़ाकर 21,000 रुपए या उससे भी ऊपर कर सकती है। ऐसा इसलिए ताकि ज्यादा कर्मचारियों को पेंशन योजना के दायरे में लाया जा सके। लेकिन इससे भी एक बड़ी बहस खड़ी हो जाती है, क्या छोटे उद्योग, छोटे व्यापारी और कंपनियां इतना अतिरिक्त योगदान देने की स्थिति में हैं? क्योंकि कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को हिस्सा देना पड़ता है। अगर वेतन सीमा बढ़ती है तो नियोक्ता के योगदान पर भी असर पड़ेगा। कई उद्योग संगठनों का कहना है कि इससे उन पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ बढ़ेगा। वहीं कर्मचारियों की मांग है कि पेंशन तभी बढ़ सकती है जब वेतन सीमा बढ़ेगी। ऐसे में सरकार को दोनों पक्षों को संतुलित करके फैसला लेना पड़ता है। नए नियमों में एक और बड़ा बदलाव यह बताया जा रहा है कि ईपीएफ खाते को एक ही यूएएन से पूरी तरह लिंक किया जाएगा ताकि नौकरी बदलने पर नए पीएफ खाते बनने का झंझट खत्म हो सके।
यह कदम पहले ही काफी हद तक लागू हो चुका है, लेकिन अभी भी कई कर्मचारियों के पुराने खाते अटके हुए पड़े हैं जिनका ट्रांसफर नहीं हो पाया। इससे ब्याज की गणना प्रभावित होती है और आयकर का झंझट भी खड़ा हो जाता है। नई प्रणाली के तहत ईपीएफओ चाहता है कि हर कर्मचारी की पूरी नौकरी का रिकॉर्ड एक ही जगह उपलब्ध हो, जिससे न केवल क्लेम प्रोसेस तेज होगा बल्कि भविष्य में पेंशन गणना भी सटीक होगी। यहां हम एक और महत्वपूर्ण मुद्दा समझते हैं, ईपीएफ की निकासी के नियम। पहले कई लोग नौकरी छोड़ने के तुरंत बाद पूरा पीएफ निकाल लेते थे। इससे ईपीएफओ पर एक साथ बड़ी निकासी का दबाव पड़ता था और लंबी अवधि वाला बचत व्यवहार भी टूट जाता था। अब नए नियमों ने यह स्पष्ट किया है कि लंबी अवधि तक पैसा खाते में रखने पर अधिक फायदा मिलता है, लेकिन अपने हालात देखकर कुछ लोग मजबूरी में पीएफ निकालते हैं क्योंकि उनके पास दूसरा विकल्प नहीं होता। सरकार इस समय इस बात पर भी विचार कर रही है कि आंशिक निकासी को और सरल बनाया जाए ताकि कर्मचारियों को मुश्किल समय में सुविधाजनक सहायता मिल सके। इसके साथ ही डिजिटल सुधारों पर भी तेजी से काम हो रहा है। अब अधिकांश दावे ऑनलाइन निपटाए जा रहे हैं। आधार लिंकिंग, पैन लिंकिंग, बैंक वेरिफिकेशन, सब कुछ ऑटोमेटेड हो चुका है, लेकिन लाखों लोग ऐसी भीड़ का हिस्सा हैं जिनके दस्तावेज मेल नहीं खाते। नाम में अंतर, जन्मतिथि में अंतर, पिता के नाम में गलती, बैंक में नंबरों का मिसमैच, ये चीजें दावा पास होने से रोकती हैं। ईपीएफओ इन त्रुटियों के समाधान के लिए नया पोर्टल तैयार कर रहा है जिसमें ऑटो सुझाव और कम समय में सुधार की सुविधा होगी। अब हम पेंशन की असली गणना पर आते हैं। आप जानते हैं कि ईपीएस की पेंशन बहुत कम होती है। कई रिटायर कर्मचारियों को सिर्फ 2 से 3 हजार की पेंशन मिलती है। यह रकम आज के समय में किसी भी जरूरत को पूरा नहीं कर पाती। इसी वजह से उच्च पेंशन की मांग बढ़ी। लेकिन उच्च पेंशन का मतलब है कि अधिक योगदान ईपीएस में भेजना पड़ेगा, और अगर किसी ने कई साल पहले यह विकल्प नहीं चुना था तो अब पिछली तारीख का योगदान जमा करना पड़ेगा, जो लाखों में जा सकता है। कई कर्मचारी इस बोझ को उठाने की स्थिति में नहीं है। अब सवाल उठता है कि आने वाले दिनों में सरकार कौन से सुधार लागू कर सकती है। संकेत बताते हैं कि पेंशन को आधुनिक आर्थिक माहौल के अनुरूप बनाया जाएगा। जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, उसी तरह पेंशन राशि को भी वर्तमान मानकों के अनुसार तय किया जा सकता है। इसके अलावा पेंशन के साथ डीए लिंकिंग यानी महंगाई भत्ता जोड़ने की भी चर्चाएं हैं, ताकि पेंशन स्थिर न रहे बल्कि समय समय पर बढ़ती रहे। इस बीच सबसे बड़ी समस्या जिन लोगों को आ रही है वह है पेंशन विकल्प फॉर्म भरने की। बहुत से लोग सही समय पर इस फॉर्म को भर नहीं पाए। कई का फॉर्म रिजेक्ट हो गया, कई का कंट्रीब्यूशन मिसमैच है, कई के पास्ट रिकॉर्ड्स इनकम्प्लीट हैं। ईपीएफओ ने राज्यों को निर्देश दिया है कि ऐसी त्रुटियों को जल्द से जल्द दूर किया जाए और कर्मचारियों को बिना परेशानी के विकल्प चुनने का पूरा मौका दिया जाए। अब हम बात करते हैं उन मामलों की जिनमें कर्मचारियों को पैसे मिलने में देरी हो रही है। कुछ लोगों का दावा है कि उनका पीएफ ब्याज अभी तक खाते में नहीं जोड़ा गया। इसका कारण यह है कि ईपीएफओ कई बार साल के अंत में ब्याज को बैचों में डालता है। इसके अलावा खातों के मेल न खाने से ब्याज पोस्टिंग रुक जाती है, लेकिन जैसे ही डिस्क्रेपेंसीज हटती हैं, ब्याज तुरंत अपडेट हो जाता है। इसके अलावा ईपीएफओ अब फ्रॉड रोकने पर भी बहुत ध्यान दे रहा है। कई बार कुछ लोग झूठे दस्तावेज देकर पीएफ निकालने की कोशिश करते हैं। अब नई प्रणाली में चेहरे की पहचान, आधार ओटीपी, बैंक केवाईसी और कई स्तरों की सत्यापन प्रक्रिया लागू की जा रही है ताकि किसी भी प्रकार का दुरुपयोग न हो सके। आगे बढ़ते हैं उस सवाल की ओर जो हर किसी की जीभ पर है, भविष्य में पेंशन कितनी होगी। इस पर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि महंगाई के स्तर को देखते हुए पेंशन 5,000 से 500 रुपए के बीच तय करने का प्रस्ताव कई बार विचाराधीन रहा है। अगर यह लागू हुआ तो करोड़ों कर्मचारियों को राहत मिलेगी, लेकिन इसके साथ यह भी जरूरी है कि योगदान प्रणाली को भी मजबूत किया जाए ताकि पेंशन फंड पर अतिरिक्त बोझ न पड़े। अब हम समझते हैं कि ईपीएफओ आखिर इतने बदलाव क्यों कर रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है देश की बदलती अर्थव्यवस्था। बढ़ती महंगाई, बढ़ती आबादी, बदलते रोजगार पैटर्न, कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स, गिग इकोनॉमी, स्टार्टअप कल्चर। इन सब के कारण पुरानी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं आज की जरूरतों के हिसाब से काफी पीछे छूट चुकी थीं। इसी वजह से ईपीएफओ को मजबूरन अपनी नीतियों में सुधार लाना पड़ रहा है। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात जिसे आप ध्यान रखें, अगर आप ईपीएफ सदस्य हैं तो आपको अपने खाते की नियमित जांच करनी चाहिए। केवाईसी पूरा होना चाहिए, आपका बैंक अकाउंट एक्टिव होना चाहिए, आधार, पैन, मोबाइल नंबर सब लिंक होना चाहिए। नौकरी बदलते समय अपने पिछले पीएफ खाते का ट्रांसफर तुरंत करना चाहिए। और अगर उच्च पेंशन जैसी कोई योजना आपके लिए लाभदायक है तो विशेषज्ञ की सलाह लेकर ही कदम उठाना चाहिए।
यह पूरा विषय इसलिए भी संवेदनशील है क्योंकि यह केवल पैसों का नहीं बल्कि आपके पूरे भविष्य का सवाल है। रिटायरमेंट एक ऐसा दौर है जिसमें आय बंद हो जाती है और खर्चे बढ़ जाते हैं। इसलिए आज की इस लंबी स्क्रिप्ट में हमने हर पहलू को विस्तार से समझाया ताकि आपको कहीं और जाकर भटकने की जरूरत न पड़े।